25 लाख लोग कहाँ से आएंगे? ये फिगर कहाँ से आई? ये इनको जो बोलते हैं उनसे पूछिए। मुझे नहीं लगता इतना होगा। अगर लाख दो एक सेना होगी, कोई और बाहरी कोई लोग यहाँ पर काम करने आए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे, तो इतने मुझे लगता है 2-4 लाख से ज़्यादा कोई फिगर होगी, तो ये कहीं प्रभाव नहीं डालते। और आज व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुसार, अपने काम करने के अनुसार वोट देता है। वो इनको भी वोट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपोजिशन वाले तो ये कह रहे हैं कि अब भाजपा को पता है कि जम्मू कश्मीर से वोट मिलने वाला नहीं है और ये 25 लाख लोग बाहर से लाएंगे और वोट जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, तब पूरा ये प्रोसेस होगा और सत्ता में आना है बस, और कुछ नहीं है, लोगों की कोई परवाह नहीं देखिए, है। हमें जनता से सर्टिफिकेट लेना है, ना कि इन लीडरों से जिनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अपोजिशन में तो आप भी थे, कभी आप भी रोडों पे बैठा करते थे, आप भी अपनी राय रखा करते थे। हम आज भी बैठेंगे, आज भी रख रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला जनता ने करना है, और जो जनता जब जिसको चाहेगी, जिसको मत देगी, वही आगे बढ़ेगी। मैं रहा हूँ, मेरी सारी स्टडी वहाँ पर हुई है। हम उस वक्त भी वोट डाला करते थे पंजाब में, हर जगह पे। जम्मू कश्मीर में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत की तरह है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यहाँ पर काम करते हैं आकर के, तो क्या उनको वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए? हमारे सुरक्षा बल हमारे लिए मरते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, आतंकवाद से लड़ते हैं, क्या उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है वो वहाँ का वोटर होता है। ये पूरे संविधान में लिखा है। वोट डालने का अधिकार आप दे रहे हो तो ये नहीं रहे, उनको है। तो फिर आप इलेक्शन लड़ने से कैसे उनको रोक सकते हो, या वो किसी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करें, कैसे रोक सकते हो? अगर वो उस मापदंड में आते हैं तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? अगर गुलाम नबी आज़ाद जाके महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो महाराष्ट्र के लोग आके यहाँ से इलेक्शन वही। कश्मीर में तो जो तंजीमें हैं, मिलिटेंट्स की जो तंजीमें हैं, वो तो थ्रेट्स दे रही हैं, वो तो ये बता रही हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई आया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जम्मू प्रोविंस में ही तो सारा असर पड़ेगा इसका। देखिए, इन तंजीमों से डरने वाला तो कोई है नहीं। ये तो बाहरी लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना है। डोमिसाइल बनाने के प्रोसेस शुरू किया था, कश्मीर में कितने डोमिसाइल बने और जम्मू में कितने बने, आपको पता है? देखिए, मैं आंकड़े लेकर के आपको बता नहीं, मैं सकता हूँ। आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ, मतलब देखिए एक प्रोसेस शुरू किया था और जम्मू के लोग हर बात में हाँ करते हैं, ना कभी नहीं करते हैं, चाहे वो भारत की आन शान बान की बात हो, चाहे हर बात में जम्मू के लोग आगे। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से अब टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, नॉन लोकल्स को मारा जा रहा है, एक सियासत के तहत जो है ये टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, तो कैसे संभव है जम्मू वालों के साथ अन्याय नहीं होगा और कश्मीर के साथ पूरा एक भेदभाव नहीं होगा, मतलब दोनों जगहों पे? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई देश का दुश्मन है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता कविंदर गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। धन्यवाद। कविंदर सर, आज सुबह ही जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा एक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें वो मांग कर रहे थे कि जो कोठियाँ, जो सरकारी क्वार्टर्स हैं, अगर पूर्व लग गया साथ में, अब आप भी एक आम इंसान हैं या बाकी लोग जिन्होंने गवर्नमेंट क्वार्टर्स पे अभी भी रह रहे हैं, तो क्यों नहीं उन गवर्नमेंट क्वार्टर्स को खाली किया जा रहा है जब वो पोजीशन, वो ओहदा आपके पास नहीं है? देखिए, सरकार थ्रेट परसेप्शंस पर इस प्रकार की कार्रवाई करती है, और दूसरा, सरकार किराया तभी ले रही है कि जब वो अलाउ कर रही है। मेरा किराया अप टू डेट है। इतना सा जवाब? यही जवाब काफ़ी। जब मैं किराया दे रहा हूँ, इसमें रह रहा हूँ, सरकार ने अलाउ किया है, कोई ज़बरदस्ती किसी को वो नहीं कर सकता। अगर सरकार जिस दिन नहीं चाहेगी तो उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि किसी कारण से उन्होंने बाहर रखा है। वो सरकार, आप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। सर, ये भी तो है ना कि जिन लोगों के पास अपना घर नहीं होता है या उनको सिक्योरिटी थ्रेट होती है, उनको गवर्नमेंट क्वार्टर्स रख सकते हैं, लेकिन घर है आपके पास, सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड की गई है, फिर भी मतलब आपकी, मैं स्पेशल आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी आम लोगों की तरह हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हैं। वहीं अगर अपोजिशन की बात करें, उनको सबको वहाँ से निकाल दिया गया है। मेरे पास अपना घर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योरिटी परसेप्शन के कारण ही मैं यहाँ बैठा। तो बाकी लोग जो बैठे हैं,
वो आप उनके बारे में उनसे बात कर सकते हैं, सरकार से बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, जी। तो सर अगर बात करें हम जिस तरह से बिजली बिल्स की बात की जाती है, जिन लोगों ने क्वार्टर्स खाली भी कर दिए हैं लेकिन उनके बिजली बिल बहुत सारे बकाया हैं। आपकी अभी मैं देख भी रहा था, सुन भी रहा था कि आपने जो है अपना पेमेंट जो है वो कर रहे हैं, बिजली पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे तो वो क्यों नहीं, अगर इतना गवर्नमेंट मतलब उन्होंने चलाई है, इतने साल मतलब वो मंत्री रहे हुए हैं, एमएलएज रहे हुए हैं, तो बिल पेमेंट करना या क्वार्टर्स का किराया भरना वो क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर किसी का बिल पेंडिंग है उसको देना चाहिए। सरकार जो चीज़ें तय करती है उस पर अमल करना चाहिए। तो सर जिस तरह से अगर हम डेली वेजेस की बात करें, काफ़ी लंबे समय से वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, मशाल जो रैलीज़ हैं वो भी निकाली जा रही हैं, लेकिन स्थायी हल जो है वो कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। पिछली बार भी अरविंद रैना जी ने इंटरवीन किया था, प्रोटेस्ट ख़त्म करवाया था, गवर्नर साहब से मीटिंग करवाई थी और डीडीसी इलेक्शन से पहले, और आपका जो डीडीसी मैनिफेस्टो था उसमें सीरियल नंबर 12 में ये भी वादा किया गया था कि आपको जो है डीडीसी इलेक्शंस के बाद जो है परमानेंट कर दिया जाएगा या कोई पॉलिसी फ्रेम कर दी जाएगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आज भी वो प्रोटेस्ट पे हैं। देखिए 4 दिन पहले मैं उनसे मिला था, उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था। उनसे बात हुई थी, मेरे जेब में अभी भी कागज़ हैं, उनकी जो जो मांगी थी उसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा है। तो 2 दिन बाद मैं उनको दोबारा बुलाने वाला हूँ। इसके लिए मेरी ऊपर बात भी हुई है और उम्मीद करनी चाहिए जल्द उनका मसला हल होगा, जो उनकी मांगे हैं उनको पूरी की जाएगी। तो सर जिस तरह से टारगेट किलिंग्स रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, एक तरफ सरकार कह रही है कि जो हालात हैं वो सामान्य हैं, दूसरी तरफ इस तरह से टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, और कश्मीरी पंडित जो है लगभग 100 दिन हो चुके हैं उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें जम्मू प्रोविंस में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन उनकी मांगों को भी अनसुना किया जा रहा है। देखिए जहाँ तक मिलिटेंसी का सवाल है, मिलिटेंसी की कमर लगभग टूट चुकी है। इक्का दुक्का जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम किया है। अपनी शहादतें दे करके उन्होंने मुझे लगता है कि आज जो कश्मीर में परिस्थितियां हैं, आज वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं होती है, आज पर वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते हैं। आज वहाँ पर हुर्रियत जैसे लोगों संगठनों की आवाज़ बंद है। और इसके अलावा जो कुछ पाकिस्तान लोग थे या बाहर से हवाला का पैसा लेकर के काम करते थे, आज काफ़ी हद तक वो ठीक है। टारगेट किलिंग्स एक सीरियस मामला है, पिछले दिनों जो हुई थी तो उसमें भी जो मिलिटेंट्स आतंकी इन्वॉल्व थे उनको मार गिराया गया है। लेकिन जब गुरिल्ला युद्ध होता है, कोल्ड वार रहती है, तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उनके घटना पर मैं दुख व्यक्त करता हूं, नहीं होना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करता हूं। वो बड़े सालों से वहां पर रह रहे थे, उनको टारगेट बनाया गया। सरकार ये भी कर रही है कि जो लोग मिलिटेंट्स के रिश्तेदार हैं, इनफॉर्मल्स हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी नौकरी से भी सैक किया गया है। काफ़ी कदम उठाए गए हैं। जहाँ तक आपने कश्मीरी जो लोग हड़ताल पर बैठे हैं उनको सेफ जगह इज़्ज़त के साथ और सिक्योरिटी के साथ बिठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उनको कश्मीर से वापस बुलाते हैं या 1990 दोहराना नहीं चाहते, मिलिटेंट्स के आगे सरेंडर नहीं करना है, सरकार इसके लिए कोई हल निकाले। सर पिछले 100 दिन से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारी बात हो रही थी उनके साथ, उनका एक शिकवा था भाजपा से कि भाजपा का कोई भी नेता उनसे मिलने वहाँ पे नहीं गया। सियासत तो बहुत हुई लेकिन ऐसा मिलने नहीं कोई है, नहीं हमारे गया। नेता बहुत जा चुके हैं। उनमें भी अलग अलग लोग हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी बात कही होगी। 30 साल पहले जब वो यहाँ पर आया था, भाजपा ने लगातार उनके लिए काम किया है। अगर वो कहीं पर विस्थापन होकर के गए तो उसके लिए वहाँ उनके बच्चों को हर यूनिवर्सिटी में शिक्षा का एक माध्यम बने, उनके लिए कोटा तय हुआ ताकि वो लोग मुश्किल में ना आए, ये भी किया गया। आज भी जो पूरे देश भर में ये लोग बैठे हैं, उनकी चिंता भाजपा करती है और समय समय पर मैं भी उनके 2-4 कैंपों में गया हूं जहां उनको वोट बनाने का काम, उनके जो बाकी फॉर्म्स भरवाने का काम, उसमें मैं जा चुका हूं। दिल्ली में उनके रूटीन में कैंप्स भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरा चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, बाकी सरकारों के कारण से उनको विस्थापन करना पड़ा।
कल भी आप प्रोटेस्ट जो डेली वेजेस का भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के बिल्कुल बाहर हो रहा था, वहाँ पे आप गए थे। उनके गुस्से का भी आपको जो है सामना करना पड़ा था, काफ़ी वहाँ पे रोष जो है वो प्रकट कर रहे थे आपके सामने, लेकिन आप भी उनके बीच में रहे और आपने उनको काफ़ी आश्वासन भी दिए, लेकिन फिर भी कुछ लगा नहीं उस तरह से आप उनको मना पाए कि वो लोग मतलब आपकी बातों से। देखिए, करना सरकार ने है, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी मांगें जायज़ हैं। अगर उनको किसी प्रकार से पुरानी सरकारों ने, ये 1994 से पहले के भी लोग आज 30-40 साल से बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी चिंता कर रही है। पिछले दिनों भी लगभग थोड़े पैसे बढ़ाए गए थे, लेकिन वो इंसाफ नहीं था। हम अभी भी चाहते हैं जो मिनिमम जो वेजेस हैं, जो तय हुए हैं यूटी के आधार पर, बाकी देश के आधार पर, उनको मिलने चाहिए। उसके लिए मैं कोशिश भी करूंगा। कल भी हम इसके लिए बैठे थे, हम उनके लिए चिंतित हैं। उनको सही तरीके से उनका जीवन यापन हो, इसके लिए चिंता करें और उम्मीद भी करनी चाहिए। हमने ये बात आगे भी पहुंचाई है, तो 1-2 दिन में दोबारा उनको बुला करके मैं उनकी सारी बात सुन करके वो सारी बात दिल्ली में रखने वाला हूँ। जी सर, अगर बात करें हम करप्शन की, करप्शन जब से 370-35 से टूटा है या स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया है, उसका स्तर बढ़ा है या घटा है? देखिए, देने वाला भी करप्ट माना जाएगा और लेने वाला तो करप्ट है ही। बिल्कुल। इसलिए आज सरकार ने बहुत से ऐसे मापदंड अपनाए हैं। रोज़मर्रा आप देखते हैं कि जो लोग रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। तो बाकी जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, मैं साफ कहना चाहूँगा कि इन लोगों को और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं। जो ऑफिसेज़ के काम को सरल बनाना, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक जब ये टिपिकल चीज़ें बीच में आएंगी, ज़्यादा वो डिमांड्स होंगी, तो स्वाभाविक बात है कि करप्शन का दायरा बढ़ेगा। इसलिए हर सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि करप्शन ना बढ़े, आम लोगों को फ़ायदा हो। मतलब कहने के आप मानते हैं कि एक लोकप्रिय सरकार नहीं होना भी एक वजह है जिससे करप्शन को बढ़ावा मिला है? देखिए, आपकी बात से मैं कई जगह सहमत हूँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था की ज़रूरत रहती है। कुछ कारणों से जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। जो पॉलिटिकल आदमी होता है या दूसरे आदमी होते हैं, जो जनता के साथ डायरेक्ट संबंध होता है, वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए, क्योंकि बार बार लोगों के पास उनको जाना होता है, तो वो लोग उनसे जवाब मांगते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार की जो व्यवस्था है वो अपने आप में दुरुस्त है। उम्मीद करनी चाहिए कि डिलिमिटेशन का काम खत्म हुआ और जल्द ही जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार आएगी। जी कुंद सर, अगर बात करें हम, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लगभग 25 लाख लोगों की एक फिगर बताई गई है जो बाहरी राज्यों से अब जम्मू कश्मीर में वोट करेंगे, उनको अधिकार दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये चिल्ला वो रहे हैं जो आज भी धारा 370 के पहले के दौर में जी रहे हैं। मैं 20 साल पंजाब में रहा हूँ, मेरी सारी स्टडी वहाँ पर हुई है। हम उस वक्त भी वोट डाला करते थे पंजाब में हर जगह पे। जम्मू कश्मीर में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। जम्मू कश्मीर पूरे भारत की तरह है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ यहाँ पर काम करते हैं आकर के, तो क्या उनको वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए? हमारे सुरक्षा बल हमारे लिए मरते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, आतंकवाद से लड़ते हैं, क्या उनको वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए? जो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है वो वहाँ का वोटर होता है। ये पूरे संविधान में लिखा गया है। जहाँ तक ये लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें ये कहा गया है कि डोमिसाइल का वोट के साथ कोई आपस में तालमेल नहीं है। डोमिसाइल एक अलग व्यवस्था है जो अपने प्रदेश में बनाई जाती है। वोट का अधिकार देश ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। इन दोनों चीज़ों में जब फ़र्क होगा तो लोग खुद ब खुद जान जाएंगे। जो यहाँ पर 15 साल से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो वोट के अधिकारी हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने तो 1996 के बाद रीसेटलमेंट बिल वो यहाँ पर पास किया था, जिसमें पाकिस्तान के लोग आकर के यहाँ पर रह सकते हैं। क्या पाकिस्तान हमें अधिकार देता है वहाँ पर वोट डालने का या वहाँ पर अपनी ज़मीनें लेने का? ये कौन सा इंसाफ है? ये वो लोग हैं, इसलिए लोग
लोग जानते हैं कि वो लोग गुमराह कर रहे हैं देश को भी, जनता को भी, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद हो चुकी है। चौधरी लाल सिंह भी उसी में आते हैं। देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहूँगा, मैंने जो अपनी बात थी वो कही। उन्होंने भी हर विरोध व्यक्ति भारत का हर जो नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, वो किसी भी स्टेट में रहता हो, किसी भी जगह रहता हो। तो पंजाब की बात आपने अधूरी छोड़ दी, 20 साल आपने पंजाब में गुजारे थे, मतलब क्या कहना चाहते थे आप? मैंने वहाँ पर वोट डाली, मेरे माता पिता वोट डालते थे वहाँ पे। तो जहाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वोट डालते हैं, दिल्ली में 50 तरह के लोग हैं, हर स्टेट से लोग हैं, क्या वो वोट नहीं डालते हैं? क्या उनके वोट नहीं बने हुए हैं? तो इसमें जम्मू कश्मीर कोई खास बात तो है नहीं। जम्मू कश्मीर में भी जो रहेगा वो वोट डालेगा, क्यों नहीं डालेगा? तो सर, जब वोट डालने का अधिकार आप दे रहे हो तो ये नहीं रहे, उनको है तो फिर आप इलेक्शन लड़ने से कैसे उनको रोक सकते हो, या वो किसी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करें, कैसे रोक सकते हो उनको? अगर वो उस मापदंड में आते हैं तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? अगर गुलाम नबी आज़ाद जाके महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो महाराष्ट्र के लोग आके यहाँ इस इलेक्शन वही लड़ेगा जिसका जनता के बीच में नाम होगा। जनता उसको जिताएगी जिसको जनता वोट देगी। इसलिए भारत का हर नागरिक हर जगह पर उस चीज़ का अधिकारी है, तो वो उसको ये अधिकार मिला है, उस अधिकार को अगर वो करे तो कोई इसमें गलत नहीं है। मतलब आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज होगी, या जो कल्चर है, या यहाँ का जो लैंग्वेज है, या तहसील बाय तहसील जो है अलग अलग तरह के मतलब लोग रहन सहन है, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा? बाहर से नहीं आता, कोई बाहर से नहीं आता। जो लोग काम करने के लिए आते हैं वो आते रहेंगे। और जहाँ तक डेमोग्राफी तो तब चेंज हुई थी जब उन्होंने 6 लाख कश्मीरी पंडितों को दिल्ली से निकाला गया था। तो सर, ये 25 लाख लोग कहाँ से आएंगे, ये फिगर कहाँ से आई? ये इनको जो बोलते हैं उनसे पूछिए, मुझे नहीं लगता इतना होगा। अगर 10 लाख एक सेना होगी, कोई और बाहरी कोई लोग यहाँ पर काम करने आए होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होंगे, तो ये इतने मुझे नहीं लगता 2-4 लाख से ज़्यादा कोई फिगर होगी। तो ये कहीं प्रभाव नहीं डालते। और आज व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुसार, अपने काम करने के अनुसार वोट देता है। वो इनको भी वोट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपोजिशन वाले तो ये कह रहे हैं कि अब भाजपा को पता है कि जम्मू कश्मीर से वोट मिलने वाला नहीं है, और ये 25 लाख लोग बाहर से लाएंगे, और वोट जब इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, तब पूरा ये प्रोसेस होगा, और सत्ता में आना है बस, और कुछ नहीं है, लोगों की कोई परवाह नहीं देखिए, है। हमें जनता से सर्टिफिकेट लेना है, ना कि इन लीडरों से जिनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। सर, अपोजिशन में तो आप भी थे, कभी आप भी रोडों पे बैठा करते थे, आप भी अपनी राय रखा करते थे। हम आज भी बैठेंगे, आज भी रख रहे हैं, लेकिन ये जो फैसला जनता ने करना है, और जो जनता जब जिसको चाहेगी, जिसको मत देगी, वही आगे बढ़ेगा। तो क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, हम अपने अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए गलत है। कोई आके यहाँ उनको यूपी बिहार के लोगों को भैया कहेगा, कोई ऐसा कहेगा, उनके प्रति ये दुर्शब्द बोलना गलत है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मुझे लगता है सबके लिए बराबर है, सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे प्रदेश में जा कर के वहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो किसी को, मुझे लगता है कोई आकर के इलेक्शन आज तक तो नहीं लड़ा। ये जो हमारे दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग ही विभिन्न जगह पर से जा कर के वहाँ पर सांसद का इलेक्शन भी लड़ा, दूसरा इलेक्शन, ये पिछला रिकॉर्ड आप निकलवा के देख सकते हैं। आज से पहले राइट भी तो नहीं था ना किसी को कि आप बाहरी लोग यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकें, या बाहरी लोग यहाँ पे मतलब वोट कास्ट कर नहीं, सकें। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग जाकर के बाहर लड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब तो धारा 370 नहीं है, इसलिए मैं अपने विपक्षी पार्टियों से कहूँगा कि उस दौर में जीना छोड़ दें, जिसके कारण से आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सारी चीज़ें आई। तो सर, कश्मीर पे इसका क्या असर होगा? कश्मीर में तो जो तंजीमें हैं, मिलिटेंट्स की जो तंजीमें हैं, वो तो थ्रेट्स दे रही हैं, वो तो ये बता रही हैं कि भाई यहाँ पे अगर कोई आया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो जम्मू प्रोविंस में ही तो सारा असर पड़ेगा इसका। देखिए, इन तंजीमों से डरने वाला तो कोई है नहीं। ये तो बाहरी लोगों की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना है। सर, डोमिसाइल बनाने की एक प्रोसेस शुरू किया था, कश्मीर में कितने डोमिसाइल बने और जम्मू में कितने बने, आपको पता है? देखिए, मैं आंकड़े लेकर के आपको बता मैं सकता हूँ। आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ, मतलब देखिए, एक प्रोसेस शुरू किया था, और जम्मू के लोग हर बात में हाँ करते हैं, ना कभी नहीं करते हैं, चाहे वो
भारत की आन शान बान की बात हो, चाहे हर बात में जम्मू के लोग आगे हैं। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से अब टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, नॉन लोकल्स को मारा जा रहा है, एक सियासत के तहत जो है ये टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, तो कैसे संभव है जम्मू वालों के साथ अन्याय नहीं होगा और कश्मीर के साथ पूरा एक भेदभाव नहीं होगा, मतलब दोनों जगहों पे? देखिए बिल्कुल, अगर कोई देश का दुश्मन है उसको सख्ती से साथ निपटना चाहिए। अगर कोई भारत की बात करता है, आपने देखा हर घर तिरंगा मूवमेंट के दौरान हर किसी ने पूरे कश्मीर में हर जगह दूर दराज के इलाकों में भी रैलियां निकली। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कश्मीर बदल रहा है। और जो लोग थ्रेड के माध्यम से आज भी पॉलिटिकल पार्टीज जो कहती थी झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, उन्होंने तो शुरुआत देखी है। 70 साल का बिगड़ा हुआ जो निज़ाम है उसको जल्द ठीक करेंगे और भी आगे बढ़ेंगे। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम व भाजपा सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता जी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अमरडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।